the collection behavior is actually the collection of responses of organisms, of an organism, एक organism environment में मौजूद to the signals from environment. अब जरा यह देखो, ये जो environment में signals है, I mean to say to the signals of environment, to the from environment, to the signals from environment. Behavior actually उन रिस्पॉन्स की कलेक्शन को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करता है. सिग्नल्स फ्रॉम एनवायरमेंट मीन स्टिमुलस, मतलब एनवायरमेंट में जो स्टिमुलस होता है, अगर इंटरनल एनवायरमेंट में स्टिमुलस है, एंडोजिनस स्टिमुलस, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में स्टिमुलस है, तो उसको एक्सोजिनस स्टिमुलस. एक्सोजिनस एंडोजिनस स्टिमुलस को एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल वगैरह जो रिस्पॉन्सेस देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिहेवियर. अब इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्कस करते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है. इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्कस करते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है. अब द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड ईथोलॉजी. अब हमारे पास एनिमल बिहेवियर है कि एनिमल बिहेवियर क्या है. स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड ईथोलॉजी. Study of animal behavior. तो उसको हम क्या कहते हैं? ईथोलॉजी. अगर प्लांट्स की बिहेवियर का जिक्र कर रहे हो, स्टडी ऑफ plants behavior, study of plants behavior is called phyto. प्लांट्स को कहते हैं. ईथोलॉजी कहते हैं किस चीज को? ईथोलॉजी कहते हैं बिहेवियर स्टडी. Phytoethology. स्टडी ऑफ द पॉजिटिव बिहेवियर. अब अगर एनिमल में पॉजिटिव बिहेवियर को स्टडी करें, स्टडी ऑफ पॉजिटिव एनिमल बिहेवियर. अगर एनिमल की पॉजिटिव बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो, दैट इज नोन एज सोशियोलॉजी.
और अगर एक बंदा पूछे कि द स्टडी ऑफ नेगेटिव एनिमल बिहेवियर, that is known as criminology. That is known as क्रिमिनोलॉजी, उसको क्रिमिनोलॉजी फिर कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे यूज की कुछ पॉइंट्स हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर और क्या चीज है, स्टिमुलस है, ये जरा डिस्कस करते हैं। पहले बिहेवियर एंड जेनेटिक्स डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं? बिहेवियर एंड जेनेटिक्स डिस्कस करते हैं कि बिहेवियर और जेनेटिक्स क्या चीज है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब डार्विन ने और गाल्टन ने इनके मुतालिक, डार्विन ने और गाल्टन ने (1861 से 1868) इन दोनों ने कहा था कि बिहेवियर हमारे पास इनहेरिट है, द कैपेसिटी ऑफ बिहेवियर इज इनहेरिटेड। इन दोनों ने कहा था the capacity of behavior is inherited. The capacity of behavior is inherited. कि behavior हमारे पास inherited भी होता है, but behavior can be modified by experience. But this inherited behavior can be modified by experience, but this inherited behavior can be modified by experience. तो ये बिहेवियर एंड जेनेटिक्स के मुतालिक किसने कहा था? ये गाल्टन और डार्विन ने कहा था। उनके मुताबिक कि हर ऑर्गेनिज्म में एक एडॉप्टिव बिहेवियर का सेट होता है जो उसकी लाइफस्टाइल पे फिट होता है। उनके मुताबिक ईच ऑर्गेनिज्म has set of adaptive behaviors which sits which fits in their lifestyle.
तो ये हमारे पास बिहेवियर लॉ कहलाता है, बिहेवियर लॉ कहलाता है। ये लॉ किसने प्रेजेंट किया था? गाल्टन ने और डार्विन ने प्रेजेंट किया था। और बिहेवियर का किसके साथ, स्टिमुलस के साथ क्या रिएक्शन है? तो बिहेवियर तो स्टिमुलस का जो अंदर की एनवायरनमेंट में हो या बाहर के एनवायरनमेंट में, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव या इग्नोर रिस्पॉन्स है। तो ये आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो फर्स्ट स्लाइड हमारे पास मुकम्मल तैयार है और क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है, एंड दैट इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल राइदम्स। तो बायोलॉजिकल राइदम्स डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल राइदम्स, बायोलॉजिकल राइदम्स। बायोलॉजिकल राइदम्स, तो जरा बायोलॉजिकल राइदम्स इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बायोलॉजिकल राइदम्स इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल राइदम्स की हिस्ट्री कुछ यूं है कि एक साइंटिस्ट था, कार्लस ए लीनियस नाम था उसका, और उसने बायोलॉजिकल राइदम्स को प्रेजेंट किया था। कब प्रेजेंट किया था? उसने 1758 में बायोलॉजिकल राइदम्स को प्रेजेंट किया था। अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन, तो बायोलॉजिकल राइदम्स एक्चुअली हमारे पास बिहेवियर की एक्टिविटीज है जो कि खास टाइम पे रिपीट होते हैं। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, द बिहेवियरल एक्टिविटीज, बिहेवियर के साथ कनेक्टेड जो एक्टिविटीज है जिसको हम बिहेवियर में लेते हैं, बिहेवियरल एक्टिविटीज अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, occurs at regular intervals. Is called biological rhythm. Is called biological rhythms. तो ये बायोलॉजिकल राइदम्स कहलाता है। बायोलॉजिकल राइदम्स की डिस्क्रिप्शन डिस्कस करते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या चीज है। बायोलॉजिकल राइदम्स की डिस्क्रिप्शन क्या चीज है? तो बायोलॉजिकल राइदम्स ये साइक्लिक चेंजेस है। बायोलॉजिकल राइदम्स ये हमारे पास साइक्लिक पैटर्न्स, साइक्लिक पैटर्न एक के बाद दूसरा ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस
Biological rhythms are biological rhythms are cyclic pattern of physiological changes in activity in the activities of living organisms. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी में जो साइक्लिक चेंज आता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सोते हैं फिर उठते हैं फिर सोते हैं फिर उठते हैं, ये है हमारे पास। और that are actually in response to periodic environmental changes. Which occurs in response to environmental changes. इस तरह। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है बायोलॉजिकल राइदम्स। अब बायोलॉजिकल राइदम्स को बॉडी के अंदर एक सिस्टम कंट्रोल करता है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर या कंट्रोल सेंटर of biological rhythms is present. Biological rhythms is present inside the bodies of living organisms is called बायोलॉजिकल क्लॉक। उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। अब फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी के अंदर अब मैं एक एक्टिविटी को, मतलब मेरा स्लीप वेक पैटर्न, मेरा जो स्लीप वेक पैटर्न है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो ब्रेन हमारे पास क्या हुआ? ब्रेन मेरा हुआ क्या चीज? बायोलॉजिकल क्लॉक हुआ, बायोलॉजिकल क्लॉक हुआ। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है इसका जो कंट्रोल सेंटर है। अच्छा, बायोलॉजिकल राइदम्स ये हमने शुरू किया है। अब मैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल राइदम्स को डिस्कस करूंगा। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल राइदम्स ये मैं जरा डिस्कस करूंगा कि बायोलॉजिकल राइदम्स की अक़साम कौन कौन से। अब बायोलॉजिकल राइदम्स के दो हमारे पास मेन अक़साम है। एक वो है जो 24 घंटे से कम हो, एक वो है जो 24 घंटे से ज्यादा हो। बल्कि मैं कहता हूं कि बायोलॉजिकल राइदम्स की 3 टाइप्स है।
24 आवर साइकिल को सिरकेडियन राइदम कहते हैं। सिरकेडियन राइदम्स। दूसरे नंबर पर अल्ट्रेडियन राइदम्स। दूसरा क्या है? अल्ट्रेडियन राइदम्स। और तीसरा है और लास्ट है इन्फ्रेडियन राइदम्स। इन्फ्रेडियन राइदम्स। सिरकेडियन राइदम वो राइदम होता है, सिरकेडियन राइदम 24 आवर साइकिल को, 24 आवर साइकिल को हम क्या कहते हैं? ये सिरकेडियन राइदम है। ट्वेंटी 24 आवर साइकिल को। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये एक्टिविटीज ऑफ हनी बी है। एक्टिविटीज ऑफ हनी बीज है। हनी बीज की जितनी एक्टिविटीज है वो है। अल्ट्रेडियन राइदम्स ये वो राइदम्स है जो लेस देन 24 आवर साइकिल है, लेस देन 24 आवर साइकिल। ट्वेंटी 24 आवर साइकिल। जिस तरह हमारा स्लीप है, स्लीप टाइम, स्लीप टाइम, अगर हम रात को सोते हैं नॉकटर्नल एक्टिविटी, दिन को हम जागते हैं डायर्नल एक्टिविटी, एक्टिव पीरियड होता है। और एक है इन्फ्रेडियन राइदम्स मोर देन 24 आवर साइकिल। जिस तरह जब चांद का साइज मैक्सिमम होता है और समंदर में पानी ज्यादा होता है तो डोलफिन समंदर के किनारों तक आना शुरू कर देता है। तो ये है टाइडल साइकिल, 14 दिन चांद की साइज पे। जब चांद का साइज पूरा हो जाता है, चांद अपने आबोताब पे ज्यादा होता है, मतलब चांद बड़ा होता है, तब डोलफिन समंदर के साइड्स में, और जब हमारे पास चांद का साइज क्या होता है, चांद का साइज जब हमारे पास क्या होता है वो कम हो जाता है। जब चांद का साइज कम हो जाता है तो हमारे पास डोलफिन फिर से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? समंदर की बिल्कुल दरमियान में। और मोर देन 24 आवर साइकिल में हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, टाइडल साइकिल के अलावा फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज आल्सो एन इन्फ्रेडियन राइदम। आपके बुक में एक्टिविटीज ऑफ हनी बी को इस तरह डिस्कस किया गया है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास डायरेक्शनल इंडिकेटर है, ये हमारे पास डायरेक्शनल इंडिकेटर है। अब डायरेक्शनल इंडिकेटर में मैं आपको
ये एक्टिविटीज ऑफ द हनी बी ये समझाना चाहता हूं। अच्छा, अब ये हमारे पास है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब यहां से अगर आप मॉर्निंग टाइम, अगर मॉर्निंग टाइम का अगर आप लोग मतलब मॉर्निंग में हमारे पास इस तरह सन इधर होता है, ये हमारे पास क्या चीज है, सन। तो मॉर्निंग टाइम में आप लोग हनी बीज को इधर तलाश करोगे। हनी बीज इधर, हनी बीज अगर इस तरह नेविगेशन चार्ट है, जब बिल्कुल सूरज यहां पर तुलू होता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल डायरेक्शन में। जरा मैं आपको ये डिस्कस करता हूं। अब सूरज अगर मशरिक से तुलू होता है तो ये इसकी पहली किरणें नॉर्थ वेस्ट पे पड़ती है। तो मॉर्निंग टाइम में हनी बीज आर फाउंड हियर, ये इस तरह सर्कल शुरू करता है, इस तरह। अब जब दोपहर का टाइम आता है, एट नून, हनी बीज आर फाउंड हेयर। अब जब लेट नून आता है तो हनी बीज आर फाउंड हेयर। यार हो हनी बीज आर फाउंड हेयर। शागिर्दानों लग द पुख्तो चैनल वर अवार्ड ठीक द कना पुख्तो की भी ओसो खबरी को जैसे कार देखो कल सार नवर रूही जी कना नवर बरूही जी मशरिक की खुद द रना बवी पे अपोजिट साइड सार वक्ती की रना पर नॉर्थ वेस्ट की ढेर ज्यादा हुई न चिकम से की रना भी कना अल तब चिकम दी हनी बीज भी या कला रो 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 दा संग से मोमेंट की दसे मोमेंट की चिकला तब बड़ा पे रो 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 मुंग चिवयू चियरा मतलब मुंग सर सन दिल तरा गए वेस्ट साइड तरा गए कल सनसेट की सनसेट नबिया मुंग सरा इन इवनिंग में मुंग सर सकार की इन इवनिंग honey bees are found here. Huh? Singa? Honey bees are found here. जी ताबेदार बिमफहद से ताबेदार। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है नेविगेशन चार्ट है हनी बीज का, तो ये हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मेन, अब
अब काम आसान है। अब ये पहले दो जो हमारे पास थे ये जरा मुश्किल था। तो अब हम डिस्कस करेंगे इननेट बिहेवियर को। इननेट बिहेवियर को आसान है, बिल्कुल आसान है। इननेट बिहेवियर है। स्किनर ने इसको 1920 में प्रेजेंट किया था। स्किनर ने इसको 1920 में प्रेजेंट किया था एंड आल्सो कॉल्ड, इसको फिक्स्ड एक्शन प्लान्स भी कहते हैं। फिक्स्ड एक्शंस प्लान्स भी कहते हैं। या इसको हम फिक्स्ड एक्शंस प्लान्स, ये वो जमा के लिए मैंने इस लगाया है। अच्छा, ये जो इननेट बिहेवियर है, इननेट बिहेवियर ये बिल्ट इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में ये मतलब इसकी बिल्डिंग होती है। इट इज मशीन लाइक इन नेचर या ऑटोमेटिक इन नेचर भी आप कह सकते हैं। और ये कैन नॉट बी फॉरगॉटन। ये मतलब भूलते नहीं है। और ये हमारे पास इनकोडेड इन डीएनए, जिस तरह बच्चा जब पैदा होता है और वो ब्रेस्ट सकिंग करता है, इस तरह वगैरह डक का बच्चा जब पैदा होता है और वो क्या काम करता है, स्विमिंग करता है, स्विमिंग। ठीक है। अब एक चिक जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद डायरेक्ट वो जमीन से चीजों को उठाना शुरू कर देता है। एक स्पाइडर का बच्चा जब पैदा होता है तो डायरेक्ट कॉबवेब मतलब बनाना शुरू करता है। तो इस तरह तो ये हेरिटेबल भी है, हेरिटेबल। और ये पास्ट एज, पुराने जमाने से ये मौजूद है, पुराने जमाने से। प्रेजेंट फ्रॉम द पास्ट एज, पुराने जमाने से ये मौजूद है। एंड दिस इज एक्चुअली द इंट्रिंसिक, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से मौजूद है। परफॉर्म्ड in same way in all, पुराने जमाने में भी जब बच्चे पैदा होते थे तो ब्रेस्ट सकिंग करते थे। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जब बच्चे पैदा होते थे और जिस तरह ब्रेस्ट सकिंग करते थे उसी तरह आजकल भी ये रिवाज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जब एक चिकन का बच्चा पैदा होता था तो डायरेक्ट चीजों को पिक करता था, यहां भी इस तरह है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से कौवे का बच्चा जब पैदा होता था और जाला बनाता था, तो उस तरह ये भी हमारे पास है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिक. ये स्टीरियोटाइपिक, ये क्या है? स्टीरियोटाइपिक है, स्टीरियोटाइपिक. और ये ऐसी बिहेवियर है कि इसमें नॉट मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस. नॉट मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस. इसमें एक्सपीरियंस के लिए, इसमें एक्सपीरियंस मतलब मॉडिफिकेशन का कोई चांस नहीं है. तो ये प्रॉपर्टी इनफ्लेक्सिबल कहलाता है. और ये पहली अटेम्प्ट पर सक्सेसफुल होता है. फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब इस तरह नहीं है कि इसमें एक बंदा है और ये गलत होगा. फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये जो भी करेगा तो ये सक्सेसफुल होगा. फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल. और इसको कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? कंज्यूमेट कहते हैं, कंज्यूमेट. इसको हम कंज्यूमेट कहते हैं, कंज्यूमेट. अब इनेट बिहेवियर के अकसाम है. इनेट बिहेवियर के अकसाम है. एक को हम ओरिएंटेशन बिहेवियर कहते हैं और दूसरे को हम नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर कहते हैं. इनेट बिहेवियर के दो अकसाम है. एक को हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर. और दूसरे को हम कहते हैं नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर. तो ओरिएंटेशन वो बिहेवियर है, ओरिएंटेशन वो बिहेवियर है जब इनेट बिहेवियर का जब डायरेक्शन स्पेसिफिक हो. यहां देखो, इसको मैं इस तरह, इसमें पार्टिकुलर मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. इसमें एनिमल्स, इसमें क्या है? एनिमल्स शो पार्टिकुलर, खास किस्म के मूवमेंट्स. in response to stimuli. यहां स्टिमुलस को ओरिएंटेशन बिहेवियर में स्टिमुलस को मतलब खास किस्म का क्या चीज, खास किस्म की हमारे पास मूवमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है. तो फॉर एग्जांपल इसमें इसका जो एग्जांपल है ओरिएंटेशन बिहेवियर का, तो एक है हमारे पास टैक्सीज है और दूसरा है हमारे पास ट्रॉपिज्म है और तीसरा है
काइनेसिस। एक क्या है? टैक्सीज है। दूसरा क्या है? ट्रोपिज्म है। ट्रोपिज्म बलान دوی کوم شاګردانو په دې هوتا سو اسیم پويږي چې دغه طرف ته وشي کنه स्टिमुलस तरफ ته وشي نو پوزټیو لکه سټیم کو نور طرف ته موومنټ کی نو اوټوټروپیک او کو ارت طرف ته کی نو جیوټروپیک وغیرہ سے روٹس کا نا काइनेसिस है। और ये ट्रोपिज्म है। ट्रोपिज्म तो हमारे पास पार्टिकुलर मूवमेंट है, ऑटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म वगैरह वगैरह। अब टैक्सीज क्या है? टैक्सीज ये डायरेक्टेड मूवमेंट है, डायरेक्टेड मूवमेंट है टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ये क्या है? डायरेक्टेड मूवमेंट है। डायरेक्टेड मूवमेंट है। From stimulus. For example, जिस तरह यूग्लिना लाइट के रिस्पॉन्स में या केमिकल के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करता है। अब काइनेसिस हमारे पास चेंज इन एक्टिविटी को कहते हैं, या चेंज इन एक्टिविटी या टर्निंग रेट टू स्टिमुलस। शागिर्दान चेंज इन एक्टिविटी पख्तो کې پوي کما هغه بعد ټیم کې مونږه شپې روان یو کنه چینج ان اکټیویټي آر ټرنینګ بعد ټیم کې مونږه شپې روان یو یوازې تیاری اړه کې مېری کنه اچانک مونږ ته اندازه وشي کنه اندازه چې شاته مې سوق دی So, ¿cómo? अच्छा वाइट बोर्ड भी लगी हुआ है ये रोल हाँ 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 بعد ټیم کې موږ د شپې روان یو کنه نو موږ ته اندازه وشي چې شاته څوک را روان دي نو کو لکه فور ایگزامپل ستاسو شان بهادر خلک یې کنه تاسو یکدم ټرن شي تاسو دې سوکي دې ته ویل شي دې ټرنینګ ته ویل شو काइनेसिस وته مونږ ویل شو काइनेसिस وته مونږ ویل شو او بیا خو تاسو په بوک کې لیکلي دي بالکل ایزی دي که سپیډ کې چینج راولي او که ټرنینګ کې د دې काइनेसिस مونږ سره خپل نوم دي فور ایگزامپل که مونږ په سپیډ کې چینج راوړو کنه سو پیله به ټرنینګ وکړو نو ټرنینګ ته ویل شو کلاینوکاینیسیس د شپې مونږ روان یو زنه تاسو د شپې تاسو روان یې او تاسو ته اندازه وشي چې شاته مې څوک دي نو مونږ ټرن واخلو تاسو ټرن واخلئ تاسو څوکې تاسو بهادران یې که نه this turning is called کلاینوکاینیسیس اوس زه روان یم او د شپې ما ته پته ولګي چې زما په شاته څوک دي نو زه خو یو دوه درې ګوتې ډېر بهادر انسان یم که نه تاسو ته خو پته شته زما د بهادرۍ خو تاسو ته قیسې به معلومي نو چې ما ته پته ولګېده چې شاته مې څوک دي نو بس زه به یکدم الله لا اله الا هو الحي القيوم او بس منډه بکم نو زما په اکټیویټي کې چینج راغی چینج دیٹ از اورتوکاینیسیس د ټرنینګ کې پته دلته ولیکم ټرنینګ ته مونږ ویل شو کلاینوکاینیسیس او الته چینج ان اکټیویټي کې هغه ته مونږ ویل شو اورتوکاینیسیس نو که د پیریانو د وجې ویرېدې او زر د ورمخکې څوکې نو this is called kainasis کلاینوکاینیسیس او که نه بس منډه دې کړه نو this is called orthokinesis
or the root movement towards earth, geotropism, the stem movement towards sunlight. نو هغه موږ سره ډایرکټډ موومېنټس دي، هغې ته موږ ویل شو ټروپیزم، فوټوټروپیزم ورته ویلی شو. اچھا د انډ بیهیویر دوه قسمونو، اورینټیشن بیهیویر پکې وشو. اوس به پکې موږ ډسکس کوو نان اورینټیشن بیهیویر. Non-orientation behavior. That's the animals do not show particular movements in response to stimuli. Khas movements bana khayi. See, animals do not show particular moments in response to internal stimuli. In response to stimuli. In response to stimuli. Animals do not show particular moment in response to stimuli. دی به خاص moments به نه کوي، خاص moments به نه کوي. لکه فور ایگزامپل د کې موږ سره ایگزامپلز دي که نه، ایگزامپل. نو د ایگزامپل کې موږ سره نمبر 1 ریفلیکسز دي. ریفلیکس مومنټ پیژنې که نه؟ ریفلیکس مومنټ د هغه د ډایرکشن موږ ته هېڅ پته نه لګي. او انسټینکټس دي، انسټینکټس کې دا موږ سره برډز مایګریشن دی. دا موږ سره څه شي دی؟ برډز مایګریشن دی، انسټینکټس. نو شاګردانو امید ساتم چې په دې به تاسو پوهېږئ. لکه اوس د برډ دا مایګریشن وګوره که نه، دا لکه په یو ډایرکشن، لکه مطلب صحیح د موږ ته معلوم نه دی ډایرکشن یې. بس د برډ مایګریشن هغه بعض خو سیزنل برډ وي چې د ګرمۍ نه یخنۍ ته ځي یا یخنۍ نه ګرمۍ ته ځي، دا نه. هغه مایګریشن چې مطلب هغه بس همداسې ایډونچرز کوي. او ریفلیکسز په دوه قسمه دي. ریفلیکسز که بعضې ریفلیکسز که لږ شان ریفلیکس وشي، ریفلیکسز لږ وشي، ډسټربنس پکې کم راشي، کم، نو هغه ته موږ ویلی شو سټارټل ریفلیکس. سټارټل ریفلیکس ورته ویلی شو. او که ډېر زیات پکې وشو نو اسکیپ ریفلیکس. که ریفلیکس ایکشن وشو او معمولی وشو، ریفلیکس ایکشنز که وشو په ایکسټنټ یې کم او کوانټیټي یې کم وه نو سټارټل ریفلیکس ورته ویلی شو. او که ډېره وه نو هغه ته موږ څه ویلی شو؟ اسکیپ ریفلیکس. لکه اوس لیټ سپوز ته معمولی شان سمال ډسټربنس کې نو وړوکي شان ریفلیکس به راځي، او که لارج ډسټربنس کېږي نو بیا به ډېر ډسټربنس راځي، اسکیپ ریفلیکسز به راځي. نو شاګردانو زما په خیال چې په دې باندې پوه شوي او نجم صاحب ولاړ دی. ښه، دې نه پس دی لرن بیهیویر. نو لرن بیهیویر به د انیټ بیهیویر اپوزیټ اخلي. راځئ چې د انیټ بیهیویر هغه پیج ته لاړ شو چې دا به موږ څنګه اپوزیټ اخلو. هغه انیټ بیهیویر پیج ته دا چا کړی؟ سکینر کړی دی په 1920 کې. دا موږ سره کړی دی یو ساینټیسټ دی او دا هغه نوم دی فیبري. دا فیبري کړی دی په 1923 کې. او بیا د سیکنډ نیم دی دته اډاپټیو بیهیویرزم ویلی شي. دته څه ویلی شي؟ اډاپټیو بیهیویرز ورته ویلی شي. او بالکل شاباش د اپوزیټ والا دا انیټ بیهیویر بلډ کېږي په نروس سیسټم کې، هغه موږ سره څه شي دي؟ موډیفای کېږي. موډیفای ان نروس سیسټم. دا په نروس سیسټم کې ګورې شاګردانو موډیفای کېږي. او کوم شی چې موډیفای کېږي که نه هغه سلو وي، سلو
फास्ट ने भी स्लो इन नेचर। अब सी भी स्लो इन नेचर भी स्लो बिया बसी शाबाश अगा दा दा मुसर कैन नॉट बी फॉरगॉटन दा मुसर फॉरगॉटन दा इरीगी लगा अगर स्पिनी मेंची नहीं घटे मेंची दागी दा खोलू चलते पा कांटा बांधे खुरा करने सीता दा पतो लगी हो कि पागे नौकरी तो बस मेंची पूछते हो अब ऐसे दा सर दा हाइट ने पूछते हो खुले बहुत लांदी क्यों बे खुरी ठीक शो नाम चल वाड़ी खपल बल से चीज शाबाशो the encoded in DNA, not encoded in DNA, not present from the past age, not performed in the same in all, or modified by experience, so that do not successful at first attempt. The बिल्कुल opposite बलाट शेखा, the बिल्कुल opposite बलाट शे. और शागिर्दार the अक़साम दी करा, the बिया types, no types से इंतहाई आसान दी. का response ते प्रे खुस्तो. Repeated stimulus the response न वर्के नो आगे तवेल शी habituation. The most simple form of the learned behavior habituation किसी चीज दी stop giving response to a repetitive stimulus. द्वेम बके दी imprinting learning from critical period. अमुक बाज़ टाइम क्यों हुई बरा ما د سخت وخت نډیر سز د کړي دي موږ د سی وایو کنه یو سړی په هغه باندې ډیر سخت راغلی او هغه بیا وایي چې ما باندې زه ډیر سخت نه اوتی مو دي سخت وخت نه مې ډیر سز د کړي دي لکه نجم صاحب دا خبره بار بار کوي کنه نجم صاحب سوی نجم صاحب وایي چې زه د سخت نه ډیر زیات بار بار نجم صاحب के मुताबिक कि मैं बहुत प्रॉब्लम से निकल कर आया हूँ तो ये एक्चुअली क्या चीज है ये स्टेटमेंट एक्चुअली इम्प्रिंटिंग है लर्निंग फ्रॉम क्रिटिकल पीरियड कोनार्ड लॉरेंस ने वो गीज पर एक्सपेरिमेंट किया था तो इसमें कोई इसमें वो मुश्किलात नहीं है क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग अब दो स्टिमुलस को इकट्ठे प्रोवाइड करो क्लासिकल कंडीशनिंग फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ते को पाल्फ ने कमरे में बंद किया था अब कुत्ता हड्डी देखकर उसके मुंह में पानी आता है उसने दो स्टिमुलस को मिक्स किया उसने एक बड़ा सा घंटी उस कमरे में लगाया घंटी की आवाज से के साथ वो बूंद भी प्रोवाइड करता था 2-3 दफा उसने घंटी की आवाज के साथ बूंद प्रोवाइड किया तो उस डॉग को पता चला कि घंटी की आवाज के साथ बूंद आता है तो एक डॉग तो अकेला बूंद को भी सेलिब्रेशन करता है उसके मुंह में पानी आता है फिर 2-3 दफा उसने बूंद को घंटी की आवाज के साथ मिक्स किया तो उसको भी सलाइवेशन किया एक दफा उसने ये काम किया कि उसने घंटी तो जोर से बजाई लेकिन उसने उसको बूंद प्रोवाइड नहीं किया तो घंटी की आवाज सुनती ही डॉग के मुंह में पानी आ गया तो यह दो स्टिमुलस है घंटी की आवाज और दूसरा है द साइट ऑफ द फूड आई मीन टू से बूंद तो बूंद देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है एक स्टिमुलस है साइट ऑफ द फूड दूसरा ये है कि मेट्रोनिम वो जो घंटी थी उसकी आवाज के साथ भी कुत्ते के मुंह में पानी आ जाते थे तो ये हमारे पास अगर दो स्टिमुलस को आप कंबाइन करो उसको सेम रिस्पॉन्स दिया जाए दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग नंबर 4 ओपेरेंट लर्निंग अब ये जो हमारे घर है घर तो हमें अपने घर का एक एक कोना मालूम है अब अगर रात की 2 बजे भी है और बिजली चली जाए मतलब बिल्कुल अंधेरा होगा तो हमें पता चलेगा कि हमने कमरे से बाहर किस तरह निकलना है हमने दूसरी छत से किस तरह निकलकर नीचे छत में आना है क्योंकि हमें हमारे घर के नक्शे का इल्म है
हमारे घर की नक्शे का इल्म हमारे ब्रेन में महफूज है, तो इसको शेपिंग कहते हैं। जिस चीज में शेपिंग इन्वॉल्व हो, शेपिंग किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना शेपिंग कहलाता है। वो उसने एक माउस पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसको स्कैनर बॉक्स में बंद किया था। और इनसाइट लर्निंग, अब कैलकुलेशन करो, साइट पे कैलकुलेशन करो, तो वो इनसाइट लर्निंग कहलाता है। इनसाइट लर्निंग वो कहलाता है। इसके बाद है सोशल बिहेवियर। शागिर्दान दा सोशल बिहेवियर दा खो लग रीड आउट किए कना, हाँ ना सोशल बिहेवियर दा लग होमवर्क हो गया, ठीक दा कना। देखिए नजम से मुख्तरम रहमतुल्लाह अलैह मुख सर चिकम दे दाई नास्ती नजम से नास्ती नजम से आओ नजम से रहमतुल्लाह अलैह नदे आनवेट नो मुंग अगला माइक हैंड ओवर को शागिर्दान वदा होमवर्क को क्यों कामयाब शे, हाँ कामयाब शे द होमवर्क दलान दे बिदतउली को कामयाब शे और कामयाब शे नरुस्ता तो खुसूसी दवाली कमा डॉक्टरान शे डॉक्टरान शे قصابان नखा خکولی خکولی डॉक्टरान शे خکولی خکولی डॉक्टरान